नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुमार्स क्लास। अभी तक ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, और फर्स्ट चैप्टर के बाद हमने देखा कि मानचित्र में किस तरीके से हम पृथ्वी पर उपस्थित स्थानों को या पहाड़ों, पर्वतों आदि को दर्शा सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि पृथ्वी का परिमंडल कैसा है। परिमंडल होता क्या है? परिमंडल जो पृथ्वी के ऊपर का सतह, जिसमें भूमि और जल, वायु आदि चीज़ें जो भी उपस्थित हैं, वही हमारी पृथ्वी का परिमंडल कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, और यहाँ जीवन के लिए जो भी आवश्यक तत्व मौजूद हैं, जैसे कि भूमि, जल या हवा, ये सारी चीज़ें कहाँ पर मौजूद हैं? सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ही ऐसी है जो पर्यावरण के, जहाँ पर तीन प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं, और वो घटक होते कौन कौन से हैं? एक घटक होता है भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। हम एक एक करके इन सभी के बारे में अभी जानने की कोशिश करते हैं कि भूमंडल में कौन कौन से घटक शामिल हैं, वायुमंडल में भी उनके कौन कौन से घटक होते हैं, और जलमंडल में कौन कौन से घटक शामिल हैं। ये सारे होते क्या हैं? ये सारे पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है। पृथ्वी को वायुमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, भूमंडल ने पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है। वायुमंडल कहते किसे हैं? पृथ्वी का जो ठोस भाग है, जो सबसे ऊपर का भाग है, जिस पे हम रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। और जहाँ पर पृथ्वी की सारी गैसें हैं, जो गैसों से जो हमारा पूरा पृथ्वी घिरी हुई है, उसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें, ये सारी गैसें कहाँ पर पाई जाती हैं? वायुमंडल में पाई जाती हैं। और पृथ्वी का एक बहुत भाग, हमने देखा था कि पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? कि पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग में क्या है? पानी ही पानी है। इसलिए एक ऐसे भाग को क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। और ये जलमंडल में यहाँ पे पृथ्वी जल की सारी अवस्थाएं आ जाएंगे, जैसे बर्फ, जल और जल वाष्प आदि जितनी भी जल की अवस्थाएं होती हैं, वो सारी अवस्थाएं इस जलमंडल में आ जाएंगी। जलमंडल, वायुमंडल, भूमंडल के अलावा एक और मंडल होता है जिसको हम कहते हैं जीवमंडल। ये जीवमंडल होता क्या है? जहाँ पर ही ये भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल पाए जाते हैं, एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, एक सीमित क्षेत्र पर, जहाँ पर ये सारे आके आपस में मिलते हैं, इन सभी को क्या कहा जाता है? जीवमंडल। जहाँ पर क्या होता है कि सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि भूमंडल कहते किसको हैं? पृथ्वी का ठोस भाग, अभी हमने देखा, इसको क्या कहा जाता है? भूमंडल। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जो ठोस है, जिस पर हम रहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? भूमंडल। या भूपर्पटी। भूपर्पटी मतलब पृथ्वी के ऊपर की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसको हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी। चट्टानों तथा मिट्टी की परतों का बना होता है। यहाँ पर जीवों के लिए क्या होता है? बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह जो होती है, इस पे भी दो बहुत ही मुख्य भाग पाए जाते हैं। एक को कहा जाता है महाद्वीप, और दूसरे को कहा जाता है महासागरीय बेसिन। हम जब भी मैप पे हमने देखा कि पृथ्वी का एक भाग क्या होता है? वो महाद्वीप है, और एक भाग क्या है? महासागरीय बेसिन है। महाद्वीप कहते किसके हैं? जो भी पृथ्वी पे, जहाँ पे मिट्टी या परत ऐसी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, उसे क्या कहा जाएगा? महाद्वीप। और जो भी चीज़ें जल से ढकी हुई दिखेंगी, जिन पर जल है, उसको क्या कहा जाएगा? जलाशय। इन सब को क्या कहा जाएगा? महासागरीय बेसिन। ठीक है। और विश्व के सभी महासागर क्या हैं? ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और विश्व के मानचित्र को अभी हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े नहीं हैं। ठीक है। समुद्री जल का तल जो होता है, वो सभी जगह पर एक समान होता है। जो भी समुद्र का तल होगा, पूरे समुद्र क्योंकि आपस में मिले हुए हैं, इसलिए इनका तल एक समान होगा। और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से ही मापा जाता है, और स्थल की ऊंचाई को क्या हमेशा शून्य माना जाता है। स्थल की ऊंचाई जो भी होगी वो हमेशा ही शून्य मानी जाएगी। इस इमेज को अगर हम देखेंगे तो ये सारे जो भाग हैं, ये इस तरीके के, इन सब को क्या कहा जाएगा? ये हमारे हो गए स्थल भाग या भूभाग। और इस तरीके के भाग जो होंगे, इसको हम क्या कहेंगे? महासागरीय भाग। ठीक है। या इसी को महासागरीय बेसिन भी कहा जाता है। तो इस तरीके के भाग को जब हम देखेंगे, ये इस पूरी मैप को जब हम देखेंगे, तो इसमें पाएंगे कि जो भूभाग हैं, इनको भी हम 5 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। एक उत्तर अमेरिका, एक दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। 6 प्रमुख भाग हो गए। इनको उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को हम एक में ही मान लेते हैं। इनको मिलाकर हम 5 मुख्य भागों में बांट सकते हैं इस भाग को पूरे।
इस इमेज को अगर हम अभी और ध्यान से देखेंगे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी गई है, देखते हैं। विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर होता है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है विश्व का, उसको क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 किलोमीटर है। ठीक है। और विश्व का जो सबसे गहरा भाग है, जो समुद्र का जो सबसे गहरा भाग, वो प्रशांत महासागर में पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर है। इन सभी को एक यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी, जो भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी, जो क्या है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। और जापान की जुको तोबोई विश्व की सबसे पहली महिला थी, जो 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा इन्होंने। ये जापान की पहली महिला थी। ठीक है, पहली महिला थी। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। अब हम देखेंगे कि ये सारे महाद्वीप जो हैं, कौन कौन से महाद्वीप कहाँ पर स्थित हैं, इनके आसपास की स्थिति क्या है। पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं, ये 7 सबसे प्रमुख महाद्वीप हैं। इनमें से एक हो गया, अभी हमने देखा था यहाँ पर, एक एशिया, ठीक है, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा दक्षिण अमेरिका, छठा उत्तर अमेरिका, एक और है अंटार्कटिका, यहाँ पर स्थित है। इनको भी मिला के कितने हो गए? 7 महाद्वीप हो गए। अब हम इन सारे महाद्वीपों को एक एक करके पढ़ते हैं। एशिया जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1/3, मतलब जितनी पृथ्वी है उसका 1/3 भाग सिर्फ एशिया का ही है। यह महाद्वीप कहाँ पर स्थित है? ये पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। और इस पर क्या है कि यहाँ पर कर्क रेखा इसी महाद्वीप से, कहाँ, एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। और इसके जो पश्चिम में यूराल पर्वत है, यही इसको, एशिया को यूरोप से अलग करता है। अब यूराल पर्वत की स्थिति अगर हम देखेंगे तो यूराल पर्वत कहाँ पर है? ये यूराल पर्वत है जो कि एशिया को यूरोप से यहाँ पर अलग कर रहा है, ये इस जगह पर। ठीक। उसके बाद जो दूसरा है यूरोप, ये यूरोप कैसा है? ये यूरोप बहुत ही छोटा है, एशिया से छोटा महाद्वीप है। इस महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और यहाँ पर 3 तरफ से ये जलों से घिरा हुआ है। उसकी स्थिति का पता आइए हम लगाते हैं कि यूरोप में कहाँ से ये घिरा हुआ है। एशिया महाद्वीप 3 तरफ से, एक तरफ से आर्कटिक, एक तरफ से अटलांटिक, और कहाँ से? इस तरफ से एशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, 3 तरफ से ये घिरा हुआ है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का ये सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त 0 डिग्री अक्षांश महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से ये एशिया गुजरता है। हमने देखा था कि 0 डिग्री विषुववृत्त कहाँ पर, वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसलिए अफ्रीका के ये एकदम लगभग मध्य से गुजरता है। अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग होता है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। और एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुववृत्त और मकर तीनों रेखाएं कहाँ से होकर गुजरती हैं? अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। जो सहारा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान, ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी अफ्रीका में स्थित है। अगर हम चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ द्वीप कौन सा है? ये अफ्रीका ही है। ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? समुद्रों और महाद्वीपों से घिरा हुआ है। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, जिसको नील नदी कहा जाता है, ये कहाँ पर? ये भी अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। अफ्रीका को हम मानचित्र में देखेंगे तो पाएंगे कि मकर रेखा और कर्क रेखा, विषुववृत्त, इनके किन किन भागों से गुजरती है। इसको हम पूरा देखेंगे तो पाएंगे कि ये विषुववृत्त, ये अगर अफ्रीका को देखेंगे, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये सारी अफ्रीका से होकर गुजरती है। ये नील नदी, इन सारे स्थानों को देखेंगे, सहारा मरुस्थल, ये सब कहाँ से? अफ्रीका से सारे गुजर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद कौन सा है? उत्तर अमेरिका का महाद्वीप। ये उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे जल स्थल से जुड़ा है, जिसे क्या कहा जाता है? पनामा जल संधि। अगर हम इस मैप को फिर से देखेंगे तो ये एक छोटे से भाग से जुड़ा हुआ है, जिसको क्या कहा जाता है? पनामा जल संधि कहा जाता है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को यही पनामा जल संधि जोड़े हुए हैं। ठीक है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है।
इस महाद्वीप ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। जब हम देखेंगे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, तो ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ये जल संधि है पनामा जल संधि, ठीक है। एक जल संधि और हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में है। इस जल संधि को आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए इसको क्या कहते हैं, ठीक है। जल संधि होता किसे है कि ये एक पानी का संकरा सा रास्ता होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे कि समुद्र और महासागर को क्या करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ पर भारत और श्रीलंका की जो भी होगी आप कमेंट को बॉक्स में बताइए। उसके बाद जो महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, ये इसका अधिकांश भाग कहाँ पर स्थित है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर स्थित हैं, पूर्व एवं पश्चिम में, आप बताइए ये सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में मैप को देखकर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन कहाँ से बहती है, ये दक्षिण अमेरिका में ही बहती है। ऑस्ट्रेलिया जो है ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से कहाँ पर स्थित है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके चारों तरफ महासागर और समुद्र घिरे हुआ है। इसके चारों तरफ सिर्फ महासागर और समुद्र ही है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसके बाद जो सबसे एक आखिरी महाद्वीप हमारा बचा है अंटार्कटिका, ये बहुत बड़ा महाद्वीप है चूँकि, और ये पूरी तरीके से कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध चूँकि ये ध्रुवों पर स्थित है और ध्रुवों के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ये हमेशा क्या होता है कि ये मोटी बर्फ़ की परतों से हमेशा ढका हुआ होता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। पूरी तरीके से बर्फ़ से ढके होने के कारण यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी स्थायी मानव निवास नहीं है। यहाँ पर कुछ रिसर्च के कार्य चलते हैं, शोध कार्य यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कुछ प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। भारत की भी 2 प्रयोगशालाएं हैं जिनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब इन सारे भूभागों को देखने के बाद हम जलमंडल की ओर बढ़ेंगे। जलमंडल किसे कहा जाता है, चूँकि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए पृथ्वी का लगभग 71% भाग में पृथ्वी के जल है। अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो 29% भाग पर स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप, जैसा कि हमने देखा अभी स्टार्टिंग में, जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें नदियाँ, झील, हिम नदियाँ, भूमिगत जल और वायुमंडल, ये सारी चीज़ें उपस्थित हैं। जल वाष्प तक यहाँ सभी सम्मिलित हैं। अब हम जलमंडल को अगर देखेंगे तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 97% जो भाग है ये महासागरों में पाया जाता है। 97% भाग महासागरों में पाया जाता है, लेकिन ये मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। और जो एक बहुत बड़ा भाग होता है ये कुछ बर्फ़ से ढका हुआ है, ठीक है, हिम नदी या भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ये जो महासागरों से ढका हुआ है, जल का बहुत कम भाग अलवण के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के लिए इस्तेमाल में आता है। मतलब इस्तेमाल के लिए हम बहुत ही कम जल, लगभग 2.5% ही जल हम पीने के योग्य या अपने काम में ले सकते हैं। बाकी जो 97.5% भाग महासागरों में पाया जाता है ये यूज़ करने के लिए नहीं, उपयोगी नहीं है। महासागर होते क्या हैं, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग होते हैं। ये आपस में एक दूसरे से सारे महासागर जुड़े हुए हैं। महासागर होते क्या हैं, महासागर की गतिशीलता कैसे होती है, ये हमेशा गति में रहते हैं। इसमें गति होती कैसी है, तरंगे जो होती हैं, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, यही महासागर की 3 प्रमुख गतियां हैं। इन्हीं के द्वारा हमेशा पानी गतिशील बना रहता है। बड़े से छोटे के आकार में अगर हम देखेंगे तो 5 प्रमुख महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, एक दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये सबसे बड़ा इसमें से प्रशांत है और सबसे छोटा आर्कटिक। अब प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कहाँ पर है, मारियाना गर्त, ये प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। और इसकी स्थिति जो है ये लगभग वृत्ताकार है, पूरी तरीके से नहीं लेकिन ये लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अगर हम इसको प्रशांत महासागर को देखेंगे तो इसके चारों ओर कौन कौन से भूभाग स्थित हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इनके चारों ओर स्थित है। दूसरा महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा के एस आकार, अंग्रेजी भाषा का जो अक्षर होता है एस, ये उसके आकार में लगभग पाया जाता है। इसके पश्चिमी किनारे और
उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। इसके जो पश्चिमी किनारा है वहाँ पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका स्थित है और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका स्थित है। अटलांटिक महासागर की जो तट रेखाएं हैं ये बहुत ही दंतुरित हैं। दंतुरित तट रेखा कैसे, इधर से कटी छटी इस तरीके से, इसलिए ये क्या होते हैं, दंतुरित होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, पत्तन मतलब कि जो भी पोताश्रय वगैरह आके रुकते हैं, बंदरगाह, इन सब चीज़ों के बंदरगाह कह सकते हैं, तो इनके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होती है। ये इनके लिए हमेशा यहाँ पर आदर्श स्थिति होती है। व्यापार की दृष्टि से ये महासागर क्या होता है कि ये सबसे व्यस्त महासागर होता है, क्योंकि इन पे आराम से सारे पोताश्रय, सारे नाव आकर आराम से इन पर रुक सकते हैं। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है आखिरी जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। ये किसके नाम पर रखा गया है, भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग कैसा है, त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर जो है ये अंटार्कटिक महासागर के चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिक महासागर उत्तर की ओर कितना 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है और ये कहाँ पर है, ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर के छिछले जल से एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसको क्या कहा जाता है, बेरिंग जल संधि। प्रशांत महासागर और दक्षिणी महासागर किस जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, बेरिंग जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये उत्तरी अमेरिका और उत्तरी तटों पर यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब इसके बाद एक वायुमंडल जो आखिरी घटक है परिमंडल का। वायुमंडल में कौन कौन सी चीज़ें होती है, ये होती क्या है, वायुमंडल एक गैस की परत होती है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। ये चारों तरफ इसके गैसें हैं। इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, बहुत सारी गैसें मिली हुई होती हैं वायुमंडल में, देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एक पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। वायु की पतली परत जो होती है इस ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण अटूट भाग होता है। वायु प्रदान करती है ये हमें, जो हम सांस लेते हैं ये कहाँ पे होती है, ये हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती है। यह वायुमंडल हम लोगों के लिए जो सूर्य की कुछ पराबैंगनी किरणें, हानिकारक किरणें जो होती है जिन्हें हम यूवी रेज कहते हैं, उनसे क्या करती है, ये वायुमंडल ही उन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। वायुमंडल होता कहाँ तक है, वायुमंडल पृथ्वी से लगभग 16,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये वायुमंडल के परत हैं। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। जो प्लेन वगैरह उड़ती है ये कहाँ पर उड़ती है, ये क्षोभ मंडल में ही उड़ती है। इसके ऊपर समताप मंडल में सारी गतिविधियाँ ऐसी कुछ नहीं होती हैं। ठीक है, वायुमंडल के जो भी घटक होते हैं और तापमान, इन सभी के आधार पर कितने 5 परतों में बांटा जाता है। पहला परत क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, वायुमंडल में क्या होता है कि मुख्यतः ऑक्सीजन, कौन कौन सी गैसें होती हैं वायुमंडल में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये दोनों ही मुख्य गैसें हैं। ठीक है, जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% भाग से बनी हुई है। मतलब 99% जो गैस है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। उसके अलावा 1% में बाकी सारी गैसें हैं। आयतन के अनुसार जो नाइट्रोजन है वो 98% है, ऑक्सीजन 21% है, सॉरी 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कितनी है, 21% है। और दूसरी गैसें जैसे कि कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, इन सब की मात्रा कितनी है, मात्र 1% है। ऑक्सीजन क्या होती है, ये सांस लेने के लिए बहुत ही आवश्यक गैस होती है ऑक्सीजन, जबकि नाइट्रोजन क्या होती है, ये प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। पौधों की वृद्धि के लिए भी ये आवश्यक है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल में क्या होता है, इसकी घनत्व में भिन्नता आती जाती है। घनत्व की भिन्नता जो होती है ये भी हर जगह अलग अलग होती है। समुद्र तल पर ये होती है, ये भिन्नता सबसे अधिक होती है। कहाँ पर सबसे अधिक पाई जाती है, समुद्र तल पर सबसे अधिक भिन्नता पाई जाती है। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं ये जो घनत्व है ये घटता जाता है। इसीलिए जैसे जैसे हम पर्वत और पहाड़ों पर हवा घनत्व में कमी आने के कारण ही सांस लेने में हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमें कठिनाइयाँ होने लगती हैं। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए हमें उनके साथ किसके क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। ऊपर की ओर जाते हैं तो हमेशा क्या होता है कि तापमान भी घटता है। वायुमंडल जो होता है वो पृथ्वी पर दबाव डालता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये दबाव कुछ भी अलग अलग हो सकता है।
कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु जो होती है वो उच्च दाब से हमेशा निम्न दाब की ओर ही बढ़ती है। वायु का, इसी को हम क्या कहते हैं, गतिशील वायु को जो चलती रहती है हमेशा पवन कहा जाता है। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती हुई गतिशील वायु को क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। अब हम जहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये सारी चीज़ें जहाँ पर आकर मिलती हैं, जहाँ पर रहने के लिए एक योग्य स्थिति पैदा होती है, उसी को कहा जाएगा जीव मंडल। जीव मंडल के बारे में देखते हैं। यहाँ पर जीवन मौजूद है, ये बहुत ही एक सीमित भाग होता है, ठीक है। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक जंतु जगत और दूसरा क्या हो सकता है, पादप जगत में विभक्त कर सकते हैं। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लकड़ी तथा खेती के लिए अगर हम वनों को काटा जाए तो इससे क्या होगा कि ढलुआ भाग पर मिट्टी का जो कटाव होगा वो बहुत तेज़ी से होगा। इसी प्रकार कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, भूकंप, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरीके से ये सारी क्या होती हैं कि जीव मंडल में सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस इमेज को देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये जीव मंडल का ही इमेज है। यहाँ पर वायुमंडल, ये जल मंडल, स्थल मंडल, ये सारी चीज़ें आकर मिलती है, तो इसलिए हम यहाँ रहने के लिए एक योग्य स्थिति पैदा होती है, ठीक है। तापीय विद्युत जो होता है, तापीय विद्युत संयंत्र और गाड़ियों से, इन सब से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है, मात्रा में वृद्धि के कारण क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। और जब ये पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तो इसी को कहा जाता है भूमंडलीय तापन, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। लेकिन विद्युत संयंत्र जो भी हैं और जो भी मोटर व्हीकल्स, इन सब के द्वारा जो भी प्रदूषण किया जाता है, उन सब से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो जाती है। इसी वृद्धि को, पृथ्वी के तापमान की वृद्धि को क्या कहा जाएगा, भूमंडलीय तापन। इसलिए क्या होता है, भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर 5 समाप्त होता है। पृथ्वी का परिमंडल, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी में कौन कौन से परत, भूमंडल, पृथ्वी के सारे भाग, सबके बारे में हमने जाना, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।